सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से विधायिका नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा विधायिका, कक्षा 11th राजनीति विज्ञान। तो देखिए, विधायिका नामक पाठ से प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, आलोक मानता है कि वह किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो विधायिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। कह रहे हैं कि आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। ठीक है, जनता की भलाई करे वही सरकार है। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री हम सीधे सीधे चुन लें, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम भी उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह कह रहा है कि विधायिका की क्या जरूरत है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें विधायिका की कोई जरूरत नहीं है? तो विधायिका की जरूरत नहीं है तो इसमें बताया, आलोक कह रहा है कि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें, शासन का काम भी उन पर छोड़ दें तो विधायिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि विधायिका नहीं होनी चाहिए? तो देखिए विद्यार्थियों, आप भी इस बात से असहमत हैं और हम भी इस बात से असहमत हैं। क्यों? कि हम आलोक के विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि आलोक के विचार के अनुसार मंत्री परिषद का गठन किया जाए और विधायिका का गठन न हो तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका ही विधायिका का कार्य करेगी जिससे वह निरंकुश हो जाएगी। तो यानी जब विधायिका नहीं होगी तो कार्यपालिका ही क्या करेगी? विधायिका का कार्य करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी? कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी। तो हम आलोक के विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि आलोक के विचार के अनुसार मंत्री परिषद का गठन किया जाए और विधायिका का गठन न हो तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका क्या हो जाएगी? कार्यपालिका ही विधायिका का कार्य करेगी जिससे कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी, यानी किसी प्रकार का कार्यपालिका पर अंकुश नहीं रहेगा और निरंकुश होने से जो जनता को स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं वो उन स्वतंत्रताओं का अच्छी तरह से पालन नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से यानी जो एक उदार लोकतंत्र का गुण होना चाहिए वो उसका अभाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से विधायिका का होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। यानी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली है उसके गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति असहमति के कारण बताइए। यानी आप सहमत हैं तो सहमति का कारण बताइए और इन तर्कों से आप असहमत हो तो असहमति का कारण बताना है। तो देखिए, नेहा ने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सदता। तो कह रहा है, नेहा कहती है कि ये जो द्विसदनीय प्रणाली लागू कर रखी है इस प्रणाली से कोई भी उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। क्या आप इस बात से सहमत है या असहमत हैं? तो देखिए, नेहा का यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के लिए दूसरा सदन होना ही चाहिए जो विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सके तथा
प्रथम सदन द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार कर उन्हें यथोचित रूप दे सके। तो देखिए, भारत जैसे विशाल देश के लिए दूसरा सदन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो दूसरा सदन राज्यसभा होता है, वह राज्यों का एक सदन होता है तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है उसके द्वारा। और जब प्रथम सदन यानी जब लोकसभा में जल्दबाजी से कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उस पर पुनर्विचार किसमें किया जा सकता है? उसमें पुनर्विचार राज्यसभा में किया जा सकता है। तो यदि राज्यसभा नहीं होगी, तो लोकसभा में लिए गए जल्दबाजी के फैसलों पर कोई भी किसी भी प्रकार का पुनर्विचार नहीं होगा। इसलिए हम नेहा के कथन से सहमत नहीं हैं, या यह कथन सत्य नहीं है। अगला है, क्षमा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है कि क्षमा का तर्क है कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। तो देखिए, क्षमा का यह कथन उचित है, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, उनमें से जो 12 सदस्य होते हैं, वो कला, साहित्य, विज्ञान आदि में माहिर होते हैं। तो इस प्रकार से उनको इन क्षेत्रों का ज्ञान होता है, विद्वान होते हैं। तो इसलिए क्षमा का यह तर्क सही है कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। आगे है, त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है, तो फिर उसे दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। त्रिदेव ने क्या कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है, तो फिर उसे दूसरे सदन की जरूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार का तर्क पहले भी आ चुका है, तो यह तर्क भी सही नहीं है। तो देखिए, त्रिदेव के इस कथन से हम सहमत नहीं है, क्योंकि द्वितीय सदन संघात्मक राज्यों में इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ लोकसभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार का महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो कह रहा है, त्रिदेव का कथन है, क्या कह रहा है? त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है, यानी संघात्मक व्यवस्था ही नहीं है, तो दूसरे सदन की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात तो हमने पहले ही भी देखी है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के लिए दूसरे सदन यानी राज्यसभा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जब लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उस पर राज्यसभा में पुनर्विचार किया जा सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? लोकसभा किसको? कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? यानी लोकसभा के पास वो कौन सी शक्ति होती है जो राज्यसभा से हटकर है, या कार्यपालिका पर लोकसभा का ज्यादा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव व बजट पर नियंत्रण द्वारा कार्यपालिका पर राज्यसभा की तुलना में कारगर ढंग से नियंत्रण रख सकती है। तो देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, वो धन विधेयक भी पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इस कारण से लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं, बल्कि जन भावना और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की ही नहीं, बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत है? तो यह कह रहा है कि लोकसभा वो कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं, बल्कि जनता का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, और जनता का सदन है लोकसभा, तो जन भावना और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है।
क्या इस आपसे इस तर्क से सहमत हैं? तो बिल्कुल सही, हाँ हम इस बात से सहमत हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे संसद को ज्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। तो जो सुझाव दिए गए हैं उनको देखना आपको, और देखना है कि इसमें आप किससे ज्यादा सहमत और असहमत हैं वो भी उल्लेख करना है। तो देखिए, संसद को अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक काम करना चाहिए। यदि वैसे हम देखें तो यह बात, यानी जिस प्रकार से जो सत्र होते हैं भाई, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, यदि वो देखें तो उसमें तो अपेक्षाकृत ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन यह कह रहा है कि संसद को अपेक्षाकृत ज्यादा काम, यानी यदि यदि हम लोकसभा के कार्यकाल की समयावधि है उसको देखें तो लोकसभा की समयावधि 5 वर्ष होती है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह कह रहा है कि यदि उसको अपेक्षाकृत लोकसभा को 5 वर्ष की बजाय ज्यादा समय के लिए चुना जाए तो आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? तो देखिए, हम लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रखने के पक्ष में नहीं हैं। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा सदस्य लंबी अवधि के लिए चुने जाने पर जनता की आशाओं और हितों का ध्यान नहीं रखेंगे। यानी जब जो लोकसभा सदस्य हैं उनका कार्यकाल 7 या 10 वर्ष कर दिया जाएगा तो वो एक बार चुनने के बाद वो देखेंगे कि 7 या यदि 10 वर्ष कर दिया जाता तो कि हम 10 वर्ष तो हटने वाले हैं नहीं। इसलिए वो फिर क्या करेंगे कि लंबी अवधि में चुनने के कारण जनता की जो आशाएं हैं या जनता के जो हित हैं उसका ध्यान नहीं रखेंगे। इसके अलावा जो राज्यसभा कार्यकाल वो तो स्थायी होता ही है। संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। यानी सदस्य, हम देखते हैं कि संसद है उसमें बहुत सारे सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, संसद के सदस्य ही अनुपस्थित रहते हैं, और इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई चर्चा होती है उसमें भी वो भाग नहीं लेते। तो यह कह रहा है कि क्या संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो देखिए, हम इस सुझाव से सहमत हैं, क्योंकि इससे सांसद संसद की कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सांसद भाग लेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, अपने क्षेत्र उसकी समस्याएं उसको उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा समस्याएं उठाएंगे। इसलिए यह बात सही है कि जो संसद के सदस्यों की सदन में उपस्थिति है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए। गए अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सके। तो सही बात है कि अध्यक्ष को यह अधिकार तो होना चाहिए कि जब सदन की कार्रवाई है उसमें बाधा हो रही है तो उस सदस्यों को क्या करे, दंडित कर सके। तो देखिए, हम इस सुझाव से सहमत हैं, क्योंकि इससे सदन में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इसलिए हम इस तरह से सहमत हैं कि जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसको यह अधिकार भी होना चाहिए कि सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर उसे सदस्यों को तक दंडित कर सके। हाँ तो विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आता है, आप निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे ज्यादा सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी दें। यानी आपको बताना है कि जो कथन दिए गए उसमें सबसे ज्यादा किस कथन से सहमत है। तो इन कथनों में से आपको पढ़ के और बताना कि इन कथनों में से आप सबसे ज्यादा किस कथन से सहमत हैं। पहला है, सांसद विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। सांसद और विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में
शामिल होने की छूट होनी चाहिए। यानी जब कोई संसद का सदस्य बन जाता है, सांसद बन जाता है, या जब कोई विधायक बन जाता है, तो वो किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे उसको यह छूट होनी चाहिए। तो यह बात तो उचित नहीं है। देखिए दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बढ़ा है और गए है। दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार कर देना चाहिए। तो देखिए ये 3 कथन है। पहला है कि सांसद विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। तो यह तो बात, यानी कोई सांसद है, कोई विधायक है और वो पार्टी में जीत करके आ गया। अब यदि वो दल बदल के कारण यदि पार्टी बदलता रहेगा तो निश्चित है कि इसे अव्यवस्था भी हो जाएगी और साथ में वो यानी उसके भ्रष्ट होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह बात तो उचित नहीं है। दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बढ़ा है। बिल्कुल यह बात सही है कि दल बदल विरोधी जो कानून बनाया गया, उस कानून के कारण जो पार्टी का प्रमुख होता है, उस प्रमुख का दबदबा होता है वो पार्टी के सांसदों और विधायकों पर बढ़ता है, क्योंकि उसकी जो आदेश होते हैं या जो नियम होते हैं उसको मानना उस नेता के लिए, जो सांसद या विधायक होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कोई भी अपनी पार्टी के विहिप के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। आगे हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक या सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं उसे आगामी वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य 2 वर्षों के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। तो देखिए 2 वर्षों से क्या होगा, यानी यह इसीलिए तो यह भारी पड़ गया, यह ऊपर वाला ख कथन है इसलिए भारी पड़ गया। यह तो कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार दिया जाना चाहिए, तो 2 वर्षों के बाद फिर वो वैसी हरकत करेगा। तो इससे यह जो कथन है कि दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के जो नेता होता है या पार्टी का जो प्रमुख होता है उसका दबदबा पार्टी के सांसद और विधायकों पर बढ़ा है, यह कथन ज्यादा उचित है। तो देखिए उपयुक्त तीनों कथनों में से हम कथन ख से ज्यादा सहमत हैं, क्योंकि इसके कारण नेता का आदेश सांसदों विधायकों को मानना पड़ता है, अन्यथा वे दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए दल बदल के कानून से उनको अपनी सदस्यता जाने का खतरा रहता है। इसलिए अपनी जो पार्टी प्रमुख होता है उसकी जो आदेश होते हैं या पार्टी के जो नियम होते हैं उसको मानने के लिए वो बाध्य होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार सजाएं। यानी पहले तो आपको जो अवस्थाएं हैं कानून बनने की या विधेयक से कानून बनने की, उन अवस्थाओं को बिना क्रम के दिखाया गया है और आपको उसको क्रम से सजाना है। तो देखिए किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां इसे पारित कर दिया जाता है। विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें यह विधेयक पारित होता है। विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है और उप समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव तैयार करता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं विधेयक से कानून बनने की, क्या विधेयक कोई होता है उसको कानून का रूप दिया जाता है तो वो पहले कौन सी अवस्था में गुजरता है, उसके बाद कौन सी अवस्था में गुजरता है, उसका आपको क्रम से विवरण देना है।
जय विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। तो देखिए अब इनमें से पहले कौन सी अवस्था आएगी उसको लिखना है। हाँ तो विद्यार्थी इसको यदि क्रम से यदि हम सजाना चाहें तो क्रम से लगाना चाहें तो सबसे पहले कौन सी घटना आएगी या सबसे पहले कौन सी अवस्था अवस्था आएगी। तो सबसे पहले अवस्था आएगी कि विधि मंत्री एक नंबर पर आएगा, विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। तो विधेयक तैयार कौन करता है? विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। नंबर दो पर है कि संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। जो संबंधित मंत्री होता है वो विधेयक की जरूरत के बारे में क्या करता है? प्रस्ताव तैयार करता है। नंबर 3 पर क्या होता है कि किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। 3 नंबर पर फिर विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। 4 नंबर पर विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है और समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। 5 नंबर पर विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। और छठी अवस्था आती है कि विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें यह विधेयक पारित होता है। तो विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसी में यह विधेयक पहले पारित होता है, जिस सदन में, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में हो। उसके बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां इसे पारित कर दिया जाता है। तो जब जिस सदन में विधेयक प्रस्तावित किया गया था उसमें पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में जब इसको पारित कर दिया जाता है तब विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति के अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तभी वह कानून बनता है। तो जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते ना तब तक विधेयक है वो, वैसे देखा जाए तो जो धन विधेयक होता है उसमें स्थिति दूसरी होती है, सामान्य विधेयक में स्थिति दूसरी होती है। तो इस प्रकार से विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कक्षा 11th राजनीति विज्ञान के विधायिका नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।